नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में। अब फेडरलिज्म ना भारत में बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है, ठीक है। अभी कहीं ऐसे लिखा नहीं है कि भाई किसी लॉ या किसी आर्टिकल या किसी सेक्शन के अंडर लिखा हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म आता है। अब फेडरलिज्म आता तो बहुत कुछ है, लेकिन भाई फेडरलिज्म का मतलब क्या है ये तो पता होना चाहिए। फेडरलिज्म का सिंपल मतलब ये है कि भाई दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेंगी, ठीक है। उनकी अपनी अपनी पावर्स रहेंगी, अपना अपना जुरिस्डिक्शन रहेगा लॉ बनाने के लिए, बस ख़त्म, इतना ही है, ठीक है। सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है। क्या भारत में ट्रू फेडरलिज्म है? ट्रू मतलब सच्चा फेडरलिज्म। सच्चा तो कोई नहीं है, तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रू फेडरलिज्म है कि नहीं है भारत में? नहीं है भाई। यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है, मतलब सेंटर की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकाव है। क्यों? क्योंकि सेंटर को ज़्यादा पावर है। आप देखोगे ना, स्टेट से ज़्यादा पावरफुल कौन है? सेंटर है। लेकिन यूएसए में क्या है, वहाँ पर इक्वल है, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई स्टेट के पास ज़्यादा पावर है या सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। दोनों के पास इक्वली मतलब मान सकते हैं, वो है एक ट्रूली फेडरल स्टेट माना जा सकता है, ठीक है। ये पीछे कुछ गाना सा बजने लगा है, अब रिकॉर्ड शुरू करो तो ये गाना बजने लगता है। चलो कोई नहीं, आवाज़ तो आ ही रही होगी, वो गाना एंजॉय कर लेना, और क्या, थोड़ा बहुत चलता है यार, मौज, ठीक है। तो अब फेडरलिज्म के बारे में अब क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में दे दिया मैंने, क्या है, इंडिया एक फेडरल पॉलिटी है, लेकिन क्लासिक फेडरेशन नहीं है। अनलाइक द यूएस, जहाँ पर स्टेट्स जो है ट्रूली सोवरेन है कुछ एरियाज में, इंडिया का फेडरलिज्म टिल्टेड है किसकी ओर? सेंटर की ओर, ठीक है। इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। अब क्वासी फेडरल क्या भारत के संविधान में यूज है शब्द? नहीं है भाई। क्या भारत में फेडरलिज्म का शब्द प्रयोग है? नहीं है प्रयोग। काफ़ी हिंदी बोल देता हूँ कभी कभी। तो फेडरलिज्म का वर्ड क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेंशन है? नहीं भाई, नहीं मेंशन है। तो क्या है किसने दिया था क्वासी फेडरल का ये शब्द जो है ना, वर्ड, ये दिया था केसी वेरे ने, ठीक है। वीरे पंजाब वाला वीरे नहीं, ये वीरे बोलते हैं, वीरे बोलते हैं, जो भी है ये, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस डिक्लेयर्ड दैट फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि भाई अल्टर नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो ओरिजिन मतलब ये ऑर्डिनरी लॉ से तो कहाँ ही होने वाला है। अब कुछ केस देख लेते हैं, दो केस है, रट लो, याद ही होगा। केशवानंद भारती केस हर यूपीएससी एस्पिरेंट को याद रहता है ना, कि यह क्या है, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, हाँ ये बता दिया गया। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या था, मिस यूज़ कर रहे थे 356 का, आर्टिकल 356 है ना, पढ़ लेना, आर्टिकल बोलता हूँ तो पढ़ लिया करो, तुम लोग पढ़ लिया करो यार, ठीक है। फिर डिसमिस करता है, डिसमिस कर देता स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, उसको रोक दिया गया। इससे फेडरलिज्म को रीएफर्म हो गया, रीएफर्म मतलब फेडरलिज्म को रिस्टोर कर दिया गया। अब इसेंशियल्स ऑफ फेडरलिज्म देख लेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फेडरलिज्म होने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर होने के लिए। क्या हो, डिवीजन ऑफ पावर, हाँ है भारत में, देखते हैं अपन। यूनियन और स्टेट के बीच में है, कैसे, 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है। फिर सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, हाँ भाई है। तुम्हारी सुप्रीमेसी है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ही किंग है एक तरीके से, है ना। और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ है। रिटर्न रहता है तो चीज़ें पता रहती है, जैसे अपन लोग भी कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करा लेते हैं ना, कि भाई लिख लो, नोट्स बनाते हैं तो लिख लो, तो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, डिमार्केशन क्लियर हो जाता है। अब इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, हाँ है। ये सब काल्पनिक कथाओं पर आधारित है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, हाँ है। सुप्रीम कोर्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाईकैमरलिज्म, राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, हाँ भाई करता है। कहाँ पर करता है? लेकिन सेंटर में करता है। राज्यसभा में जो सीट्स डिवाइडेड हैं स्टेट्स के बेसिस पर हैं, ठीक है। राज्यसभा में जो सीट्स डिवाइडेड हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं वो, ठीक है। लोकसभा में लो को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइफर्केशन स्टेट का दोनों जगह होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है, क्योंकि राज्यसभा में तुम थोड़ी चुन रहे हो, वो तो जिनको हमने चुना है वो लोग चुन रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में क्या हो रहा है, अपन चुन के भेज रहे हैं, और ये दोनों कहाँ पर हैं, सेंटर पे हैं। तो बाइकैमरलिज्म है, हाँ है। फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ है। क्यों? अमेंडमेंट हो जाता है ना भाई, देखते ही हो। और क्या होता है दूसरी चीज़, अरे भाई इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, वो नहीं बताओगे? इमरजेंसी प्रोविजन भी तो है। क्यों? जब देखते हो भाई आर्टिकल 350 में, 356 में या 360 के अंडर जब इमरजेंसी लगाते हैं, बताना कौन से के अंडर अभी एक बार भी नहीं लगी, पता ही होगा, तुच्छ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी लगाते हैं तो किसकी ओर झुकाव हो जाता है,
सेंटर की ओर हो जाता है। तो इससे क्या फ्लेक्सिबल है, कभी सेंटर की ओर रहेगा, कभी न्यूट्रल रहेगा। फिर है जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स कैन रिजॉल्व सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। हाँ भाई कर सकता है, और कौन करेगा, तुम करोगे जाकर। अपने घर का तो सुलटा नहीं पा रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बने बैठे रहते हो, अपना तो बंदी का सुलटा नहीं पाते। चलो चलो ठीक है, कुछ कह नहीं रहा। फिर है लेजिस्लेटिव रिलेशन कहाँ पर, फेडरलिज्म में। देख लेते हैं आर्टिकल और कुछ की प्रोविजन है। पार्ट 11 में दे रखा है ये, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर्टिकल 245 से लेकर कहाँ तक, 255 तक। रटना है बैठ के, नहीं पढ़ना है, हाँ पढ़ना है, बस जाकर पढ़ लेना चुपचाप। आर्टिकल 245 में क्या दिया है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन दिया है, मतलब टेरिटरी के बेसिस पे पार्लियामेंट कहाँ कितनी टेरिटरी है पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने के लिए, ठीक है। क्या पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, हाँ है, ठीक है। और स्टेट्स के पास क्या है, अपनी टेरिटरी बना पाएंगे। आर्टिकल 246 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन में सबसे ज़्यादा, स्टेट में थोड़े कम और कंकरेंट में 47, ठीक है। फिर रिसेंट एग्जांपल दे लेंगे, कुछ रिसेंट भी डालेंगे। इन 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि स्टेट जो है रॉयल्टी लगा सकते हैं और टैक्स लगा सकते हैं, किस पे, एल्कोहल पे, हाँ, जिससे कि भाई स्टेट की रेवेन्यू पावर इंक्रीज हो जाएगी। फिर है रेजिडोरी पावर, देख लेते हैं अपन कि आर्टिकल 248 एंड एंट्री 97 यूनियन लिस्ट। रेजिडोरी पावर का मतलब ये होता है कि भाई हमने लिस्ट बनाई, फॉर एग्जांपल बनाई हुई है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये कब बनी थी, जब भाई भारत आज़ाद हुआ था तब बनी थी। उसके बाद भी चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं उसके अंदर ही। अब सोचो हमने कोई फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ आ गई, जैसे अभी AI आ गया या फिर आगे और कोई चीज़ आ गई, तो अब लॉ बनाना है उस पर, तो कौन बनाएगा, जो रेजिडोरी पावर है ना वो हमारे यहाँ सेंटर को दे दी गई है, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। रेजिडोरी पावर्स वही होती हैं जो किसी तीनों लिस्ट में से कहीं पर भी मेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यार फ्यूचरिस्टिक होती है ज़्यादातर ये, ठीक है। और पार्लियामेंट को क्यों दे दी गई है, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना, नेशन इंटरेस्ट में रहे। ऐसा ना हो जाए कि भाई कि हर स्टेट अपने हिसाब से बनाने लगे। किया है वो भी जा सकता है, उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन भारत में अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 254 है, रिपग्नेंसी क्लॉज है, मतलब अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट पर अगर लॉ बना दे तो किसका प्रिवेल होगा, किसका प्रिवेल होगा, सेंटर का होगा। बड़ा भाई है सेंटर, स्टेट छोटा भाई है, ठीक है। दोनों भाइयों ने बोला कि मैं बर्गर खाऊंगा, ठीक है, लेकिन किसकी सुनी जाएगी ज़्यादा, बड़े भाई की, क्योंकि वो दप्पड़ मार के बैठा देगा, ठीक है। लेकिन अगर छोटा भाई प्रेसिडेंट साहब से, फादर साहब से बोल के ले आता है कि मैं खाऊंगा बर्गर, तो यही खाएगा, फिर सेंटर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन कहाँ पर खाएगा, सिर्फ अपने स्टेट के अंदर, अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। भाई के कमरे में चले जाएगा तो फिर भाई छीन लेगा, और क्या। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। व्हाट इज इट, अ स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स बियॉन्ड इट्स टेरिटरी। हाँ भाई कर सकता है, लेकिन कब, जब रियल कनेक्शन हो, किसके बीच में, लॉ के बीच में और स्टेट के बीच में, ठीक है। रियल कनेक्शन होना चाहिए, जो तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में, तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में, वो वाला नहीं, वो तो फेक कनेक्शन है। रियल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर है लैंडमार्क केसेस, क्या क्या है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMD चमार बॉगवाला, ठीक है, चमार बॉगवाला जो भी है, 1957 का केस है। कनेक्शन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी, ठीक है। हाँ भाई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 का है। इवन इफ अ कंपनी ऑपरेट करती है नेशनली और नेक्सस प्रूवन हो जाता है तो स्टेट टैक्सेशन जो है वैलिड है। हाँ भाई ठीक है। फिर ये दो बाकी केस भी देख लेना अपने हिसाब से, याद नहीं कह रहा यार कि मैं चारों केस ऊपर के भी दुनिया केस ही केस हो जाएंगे। अरे कोई तुम एडवोकेट थोड़ी हो, उनको नहीं याद रहते हैं तो तुम्हें कहाँ से याद हो जाएंगे, और क्यों करने हैं इतने सारे याद। जुडिशरी एस्पिरेंट को इतना वो नहीं होता कि भाई सारे केस याद करूँ। तुम्हारे लिए हल्की चीज़ें देख लेना, लिखना हो 2 याद कर लो, 3 याद कर लो, उसके बाद लिख दो, ठीक है। फिर से कुछ आ गया है ये लेजिस्लेटिव प्रोविजन, देख लेते हैं। आर्टिकल 248 में क्या दे रखा है, रेजिडोरी पावर दे रखा है, पार्लियामेंट के पास है। 249 में क्या है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट पर अगर राज्यसभा पास कर दे 2/3 नेशनल इंटरेस्ट से। फिर 250 देख लो, उसके अंदर क्या है, ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा स्टेट सब्जेक्ट पर। 252 में क्या है कि अगर 2 और ज़्यादा स्टेट है कंसेंट देते हैं तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर देगा स्टेट सब्जेक्ट पे। 2 या 2 से ज़्यादा, अकेला स्टेट नहीं दे सकता है, तुम उठ के नहीं जा सकते, मतलब अकेला स्टेट नहीं जा सकता है। 2 स्टेट आ गए, 2 भाई आ गए या 2 से ज़्यादा भाई आ गए, वो कह देंगे भैया यार देख लो ज़रा,
लड़ाई वगैरह हो रहा है, अपना सीन देख लो कुछ, ठीक है, तो वो देख लेंगे। आर्टिकल 253 क्या है? पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी, हाँ भाई, इवन ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। आर्टिकल 254 में क्या है? यूनियन लॉ प्रिवेल करता है ओवर स्टेट लॉ इन कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। फिर है डिबेट अराउंड इंडियन फेडरलिज्म, आर्ग्यूमेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, डेवलपमेंटल यूनिफॉर्मिटी। मतलब क्या हुआ कि भाई सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म होना क्यों चाहिए? क्यों होना चाहिए? नेशनल यूनिटी बरकरार रहती है, हाँ रहती है, क्योंकि हर रीजन का अपना होगा। लेकिन नेशनल यूनिटी कैसे बरकरार होगी? जब थोड़ा सेंट्रलाइज्ड रहेगा, है ना, सेंटर के पास पावर आ जाएगी कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में, या ऐसी कोई आपातकालीन सिचुएशन हो गई तब। फिर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तो बनी रहती है, और डेवलपमेंट जो होता है यूनिफॉर्म होता है। लेकिन कहने को यूनिफॉर्म है, बिहार देखो पीछे हो गया है ना, महाराष्ट्र आगे है, और बाकी केरल वगैरह भी आगे हैं। ऐसे पैरिटी रह नहीं पाती है, लेकिन लिखने में अच्छा लगता है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, लोकल नीड्स होती हैं, हाँ, इसीलिए स्टेट को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। हर जगह की अपनी नीड है ना। जैसे तुम्हारे पापा तुम पर चलाने लगे कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, लेकिन भाई तुम्हें पता है ना तुम क्या चीज़ें कर सकते हो, या तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है, या तुम क्या चीज़ें नहीं करना चाहते। तो थोड़ी अपनी भी चीज़ें होती हैं जो आदमी करना चाहता है या नहीं करना चाहता। धीरे बोल रहा हूँ, पापा ना सुन लें। फिर है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, अलग अलग है, पता ही है, इतना डाइवर्स कंट्री है भारत। फिर फेडरलिज्म, फेडरल बैलेंस एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन सबका प्रमोशन हो जाता है, ठीक। फिर है कंक्लूजन। अब क्या है, पूरा आंसर अपना ख़त्म हो गया है, अपन को क्या करना है, अब कंक्लूजन लिख देना है। इंडियाज़ फेडरल सिस्टम जो है यूनिक है, क्या बैलेंस करता है? यूनिटी और डाइवर्सिटी को बैलेंस करता है। सेंटर के पास ज़्यादा पावर तो है ना, ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन कुछ जुडिशल ट्रेंड और पॉलिटिकल डायनेमिक्स की वजह से स्टेट के पास भी कुछ अब पावर जो है, क्या बोलते हैं, डिवॉल्व होने लगी हैं, ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से। फिर है जजमेंट लाइक दोज अलाउइंग स्टेट्स टू टैक्स एल्कोहल एंड, ये अच्छी चीज़ है, ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है ना, इसे आंसर में डालोगे तो लगेगा कि भाई करंट ओरिएंटेड लिख रहा है लड़का आंसर, या लड़की, ये मत कहना बायस हूँ, ठीक है, लड़का लड़की जो भी है, कि भाई मतलब या थर्ड पर्सन भी, भाई अच्छा करंट अफेयर से लिंक करके रख रहा है, मतलब इसकी नज़र है इन सब चीज़ों पे, मतलब जागरूक इंसान है, और क्या, ठीक है। तो अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाना है, फिर क्या करना है, मॉक पेपर उठाना है, फिर क्या करना है, अरे ये जो कंटेंट है उसके अंदर डाल देना है, बस ख़त्म, ठीक है, यार टेंशन लेनी। और यार हाँ, बहुत शुक्रिया तुम लोगों को, यार लोगों को जिसको भी छोटा लगेगा भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे 100 सब्सक्राइबर कराने के लिए। अभी 1 महीना हुआ है चैनल को, 100 सब्सक्राइबर करा दिए, बहुत शुक्रिया है। लोगों के हो जाते होंगे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 भी, हमारे भी हो जाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। लेकिन भगवान का आपका बहुत शुक्रिया है, ठीक है, थैंक यू।